नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा रीट भर्ती परीक्षा को लेकर। विज्ञापन आ चुका है, परीक्षा की तिथि के बारे में बताया जा चुका है, सिलेबस भी आज आ गया है और सिलेबस आपने देख भी लिया होगा। और सिलेबस में एक लाइन अब की बार बिल्कुल मेंशन करके दे दी गई है कि 2021-22 में स्कूलों में जो पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं उनको आधार बनाया जाएगा। और ये बात मैं आपको पिछले 6 महीने से बता रहा हूँ। कितनी बार मैंने एनसीईआरटी वर्सेस आरबीएसई का वीडियो बना चुका हूँ। मैंने बताया कि आरबीएसई की किताबों में ज़्यादा मैटर है, अच्छी किताबें हैं, लेकिन किसी भी सूरत में आप एनसीईआरटी की किताबों को अवॉइड न करें, उनको आप डेफिनेटली देखें। ये मैं 6 महीने से बता रहा था ये बात, और उस पर मैंने कई वीडियो बना दिए। तो कई विद्यार्थी तो कमेंट भी करने लगे कि आप एनसीईआरटी के कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़े हुए हैं। और मुझे पता था कि ये एनसीईआरटी की किताबें ही काम आएंगी। अभी आगे सेकंड ग्रेड में भी यही काम आएंगी, फर्स्ट ग्रेड में भी यही काम आएंगी। फर्स्ट ग्रेड में भी 12वीं तक के जो टॉपिक्स होते हैं वो इन्हीं किताबों में से आएंगे। अब बात यह है कि इन किताबों में से क्या और कैसे पढ़ें। गणित जैसे विषयों के लिए, विज्ञान जैसे विषयों के लिए लगभग पर्याप्त मैटर इनके अंदर होता है। एसएसटी जैसे विषयों में कुछ टॉपिक्स इनमें थोड़े से कम मैटर इनमें दिया गया है, वो आपको अपनी गाइड वगैरह से पढ़ने होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर सिलेबस में बताऊं, जैसे मैं एसएसटी के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करता हूं, या फिर मेरा विषय गणित रहा है, या फिर मैं इतिहास पढ़ाता हूं, इनके बारे में तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। एसएसटी में लेवल 2 में आपके पहला टॉपिक दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। अब विद्यार्थी एनसीईआरटी की किताबों को देखकर घबरा जाते हैं। एक तो किताबों की संख्या ज़्यादा है, दूसरी बात जो सबसे पहले देखता है तो उसको यही पता नहीं चलता कि टॉपिक कहाँ से ढूंढे। जैसे यदि आप कोशिश करें कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ढूंढें, तो आपको जो आप अनुक्रमणी का इंडेक्स देखते हैं शुरू में, उसमें आपको कहीं नाम नहीं मिलेगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ? कक्षा 6 में तीसरा चैप्टर है आरंभिक नगर, वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। 12वीं कक्षा में पहला ही चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियां, वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता, अब वैदिक सभ्यता 12वीं की क्लास की किताब में आपको नहीं मिलेगी, वो आपको छठी कक्षा की किताब में एक चैप्टर है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। मैंने पढ़ाया था कुछ दिन पहले, ये आरंभिक नगर भी मैंने पढ़ाया था, अभी यूट्यूब पे उपलब्ध है वो भी। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अब उसमें क्या दिया गया है? वैदिक सभ्यता दी गई है, महापाषाण काल दिया गया है, और एक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति इनाम गांव दी गई है। तो आपको इनाम गांव रीड के लिए छोड़ देना है। आपको खामोश प्रहरी महापाषाणों वाला जो टॉपिक है वो छोड़ देना है। उसमें से आपको सिर्फ वैदिक सभ्यता वाला पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो मैं देखिए इतिहास के आपको आज टॉपिक भी बता देता हूँ साथ साथ। देखिए जिनको जरूरी लगता है वो वीडियो देखिए, फालतू के कमेंट कोई करेगा मैं रिमूव कर दूंगा। मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ, आपको सुनना अच्छा लगता है तो आप सुनिए, आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप मत सुनिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे मैंने बताया कि कक्षा 6 में चैप्टर 3 आरंभिक नगर, कक्षा 12 में चैप्टर 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, दोनों मेरे पढ़ाए हुए हैं यहाँ पर। हालांकि वो जो 12वीं वाला है वो मैं 12वीं के लेवल के हिसाब से लाइन टू लाइन पढ़ाता था, तो उसकी मैं कोशिश करूंगा नए तरीके से पढ़ाऊं। वैदिक संस्कृति में कक्षा 6 में है चैप्टर 5, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। अब इस चैप्टर में मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा कि वैदिक सभ्यता इसमें पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें कोई आगे 12वीं में तो इसका टॉपिक दिया गया नहीं है, तो ये आपके लिए पर्याप्त नहीं है। ये टॉपिक आपको थोड़ा सा अपनी गाइड में से भी देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये चैप्टर आप जरूर देखें। अब ये चैप्टर भी कैसे देखें और इनमें से काम की बात कैसे निकालें, वो सब बातें मैं आपको करूँगा। आप में थोड़ा धैर्य है तो आप देखते रहें। फिर बात आती है महाजनपद काल की। महाजनपद काल में अभी नोट्स बना रहा था, 6ठी से शुरू किए थे मैंने, तो महाजनपद काल में ही पहुँचा हूँ मैं। आज दिन में महाजनपद काल बना रहा था। तो महाजनपद काल एक तो 6ठी कक्षा की किताब में दिया गया है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। उसमें महाजनपद काल में फिर उसमें मगध और वज्जी का विशेष तौर से उल्लेख दिया गया है। ऐसे ही 12वीं कक्षा में एक चैप्टर है राजा, किसान और नगर। उसमें आपको महाजनपद काल भी मिलता है, उसमें आपको मौर्य भी मिलते हैं, उसमें आपको गुप्त भी मिलते हैं, जो कि सारे आपके सिलेबस में है। तो 12वीं कक्षा में एक चैप्टर है राजा, किसान और नगर, वो आपको देखना है। जैन और बौद्ध धर्म अलग से टॉपिक दिया गया है। जैन और बौद्ध धर्म के बारे में कक्षा 6 में एक, उसमें जैन और बौद्ध दोनों दिए गए हैं। कक्षा 6 में नए प्रश्न नए विचार, छठा पाठ है नए प्रश्न नए विचार। देखिए भारत के इतिहास की किताबें 6ठी में प्राचीन भारत, 7वीं में मध्यकालीन भारत, 8वीं में आधुनिक भारत, हमारे अतीत भाग 1, 2 और 3, ये देखिए पढ़ी है सारी किताबें। मैं एनसीईआरटी पे बहुत भरोसा करता हूँ, और मैं इनको क्योंकि मुझे हमें तो स्कूलों में भी पढ़ानी पड़ती हैं ये, खासतौर से 12वीं की, 10वीं की किताबें, 11वीं की तो मैं पढ़ाता हूँ। अब विश्व इतिहास का आपके कोई टॉपिक है नहीं, तो आपके लिए 9वीं, 10वीं और 11वीं की किताबें काम की नहीं है। लेकिन 10वीं कक्षा की किताब में एक चैप्टर है, पहला चैप्टर तो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बाद में है भारत में राष्ट्रवाद, और उसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, महात्मा गांधी वाले जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन मान लो, असहयोग से पहले जो 3 किए थे वो मान लो,
दांडी यात्रा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसका थोड़ा जिक्र दिया गया है। तो उसमें एक ही पाठ आपके काम का है। तो बौद्ध धर्म आपको कहां से पढ़ना है? एक तो कक्षा 6 में पाठ है नए प्रश्न नए विचार, और एक कक्षा 6 में ही 9वां पाठ है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। उसमें बौद्ध धर्म का प्रसार दिया गया है, वो थोड़ा सा टॉपिक उसमें से आपको पढ़ना है। फिर कक्षा 12 में खास तौर से चौथा चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें, उसमें जैन और बौद्ध धर्म के बारे में काफी बढ़िया तरीके से बताया गया है। मौर्य साम्राज्य कक्षा 6 में 7वां चैप्टर है अशोक एक अनोखा सम्राट, ये आपको पढ़ना है। गुप्त साम्राज्य के बारे में कक्षा 6 में तो 10वां चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य, उसमें आपको गुप्त के बारे में भी दिया गया है, हर्षवर्धन के बारे में भी दिया गया है, और ये जो चालुक्य वंश है, पल्लव वंश है, और खासतौर से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में भी दिया गया है, एहोल प्रशस्ति वगैरह वो सारी उसके अंदर दी गई हैं। तो वो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में छठी कक्षा की किताब में एक 9वां चैप्टर है, वो भी आपको देखना है, क्योंकि उसके अंदर आपको स्तूपों के बारे में भी है, पुराणों के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो ऐसी कई चीजें हैं, तो वो चैप्टर भी आपके काम का है। फिर 12वीं कक्षा की किताब में तीसरा चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। वो आपको पूरा नहीं पढ़ना, महाभारत कालीन आपके सिलेबस के अंदर है नहीं, तो आपको उसमें से जो वर्ण व्यवस्था वाला पोर्शन है उसका थोड़ा सा पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि सर ये बहुत सारी किताबें होंगी, वो मैं लास्ट में, पहले मैं एक बार इतिहास बता देता हूँ। अब फिर आपके दिया गया है मुगल प्रशासन और मुगल राजपूत संबंध। तो मुगल प्रशासन तो आपको एक तो कक्षा 7वीं में चौथा चैप्टर मिल जाएगा, और एक कक्षा 12 में 8वां चैप्टर है किसान जमींदार राज्य, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन है। खासतौर से मुगल प्रशासन का जो चैप्टर है वो कक्षा 12 में है 9वां शासक और इतिवृत्त, उसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है, शासक और इतिवृत्त पूरा नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 243 पर आपको मिलता है शाही नौकरशाही, शाही नौकरशाही, वो मुगल साम्राज्य के प्रशासन का टॉपिक है, तो वो पढ़ना है। इसी प्रकार से अब मुगल राजपूत संबंध, ये आपको एनसीईआरटी में ठीक से नहीं मिलेगा, कोई इक्का दुक्का रेफरेंस है, बाकी है ही नहीं ये टॉपिक। तो मुगल राजपूत संबंध आप कहां से पढ़ें? आप अपनी गाइड से पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं की पुरानी किताब राजस्थान बोर्ड वाली पढ़ी है, इस टाइप की आती थी एक किताब ये वाली, इसमें दिया गया है एक चैप्टर, चौथा चैप्टर है मुगल आक्रमण और उसके प्रभाव, उसमें मुगल राजपूत संबंध बहुत बढ़िया दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। नहीं आप अपनी गाइड से भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये जो किताब मैंने आपको दिखाई ना, इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, महाजनपदों के बारे में, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, समाज सुधार के बारे में, पुनर्जागरण के बारे में, ये आप इस किताब में से भी साथ में टॉपिक पढ़ सकते हैं। ये अच्छे दिए गए हैं, किसी के पास हो तो देख सकते हैं, नहीं आप अपनी गाइड से भी पढ़ लेंगे। फिर टॉपिक दिया गया है भक्ति और सूफी परंपरा। भक्ति और सूफी परंपरा का टॉपिक खास तौर से तो 7वीं कक्षा में ईश्वर से अनुराग नाम का एक चैप्टर है 8वां, उसमें बहुत बढ़िया दे रखा है। एक 12वीं कक्षा में स्पेशली चैप्टर का नाम ही है भक्ति और सूफी परंपरा, भक्ति और सूफी परंपरा छठा चैप्टर वो है। लेकिन कक्षा 6 में भी एक 9वें चैप्टर में थोड़ा सा दिया गया है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री, वो पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है। तो उसके अंदर आपको भक्ति की शुरुआत, यानी भक्ति की शुरुआत छठी से लेकर 7वीं में मिलती है आपको, फिर 12वीं में मिलती है। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, ये 8वीं कक्षा की किताब में आपको व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ऐसा एक करके एक चैप्टर है, वो बढ़िया चैप्टर दे रखा है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, उसके बारे में एक तो कक्षा 8वीं में तीसरा चैप्टर और छठा चैप्टर है। इसके अलावा 12वीं कक्षा में बंगाल में जमींदारी सिस्टम वाला और इस प्रकार का एक चैप्टर है, चैप्टर 10वां शुरुआती चैप्टर है, पहला चैप्टर, मैं नाम बोल रहा हूं उसका, वो आपको पढ़ना है। 1857 का विद्रोह, अब देखिए इसमें से कुछ जो टॉपिक्स हैं मैं आपको बताऊं, जैसे संविधान का निर्माण, आप पॉलिटी में समझते हैं, लेकिन संविधान जो 12वीं कक्षा की किताब का 15वां चैप्टर है उसका नाम ही है संविधान का निर्माण, उसमें भी आपको मिल जाता है। 8वीं कक्षा की किताब में भी लास्ट चैप्टर है संविधान के निर्माण से संबंधित है। इसके अलावा 2 किताबें और चलती हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो किताब स्वर्णिम भारत नाम से 2 किताबें चलती हैं 11वीं और 12वीं क्लास में। तो वो स्वर्णिम भारत वाली जो 2 किताबें हैं उसमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, संविधान निर्माण वगैरह के बारे में कुछ बातें दी गई। हालांकि उसमें आज़ादी के बाद के युग के बारे में काफ़ी बताया गया, वो किताब आपको नहीं पढ़नी है, वो मैं अभी भूल रहा हूँ क्योंकि वो किताब मेरे पास यहाँ है नहीं, मैंने स्कूल में एक बार पढ़ाई थी तभी देखी थी। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि उसमें से आपको कौन से पढ़ने हैं। फिर 1857 का विद्रोह, 2 चैप्टर एकदम अलग से आपको दिए गए हैं। जब जनता बगावत करती है, 8वीं कक्षा में 5वां चैप्टर है, और 12वीं कक्षा में 11वां चैप्टर है विद्रोही और राज, दोनों 1857 के क्रांति के चैप्टर हैं। पुनर्जागरण व सामाजिक सुधार, इसके लिए 8वीं कक्षा में एक चैप्टर दिया गया है महिलाएं, जाति और सुधार,
उसमें आपके ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, पेरियार वगैरह ये सब उसके अंदर दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, अब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कोई अंत नहीं है इसको पढ़ने का, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आ गया तो मतलब बहुत बड़ा एक, आप भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की एक किताब पढ़ सकते हैं पूरी, इतना बड़ा टॉपिक हो जाता है। लेकिन इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फायदे में रहेंगे। एक तो आपको 8वीं कक्षा में 9वां चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, वो आपको पढ़ना है। 12वीं कक्षा में 13वां चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, और एक मैंने आपको बताया था 10वीं कक्षा में चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। ये 3 चैप्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। अब बात आती है कि सर सिर्फ यही पढ़ें, नहीं, एक गाइड तो आपको निश्चित रूप से रखनी चाहिए। अब आप वो कौन सी पढ़ रहे हैं वो आप तय करें। नई गाइड्स आएंगी तो मैं बता दूंगा, बहुत सारी नई गाइड अभी आई नहीं है। तो आप कोई लक्ष्य, पैनोरमा, इस प्रकार की कोई भी गाइड आपके पास है तो एक गाइड आप पढ़ें साथ में जरूर, क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें थोड़ा कम मैटर है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि आपकी जो गाइड्स आज तक छपती आ रही हैं उन्होंने ठीक तरीके से एनसीईआरटी को समझा ही नहीं है। मैं देखता हूं चाहे वो 3rd ग्रेड की हो, 2nd ग्रेड की हो, उन्होंने एनसीईआरटी की से बात निकालना उन्होंने सीखा ही नहीं। क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा है कि आपको कचरे में से सुई निकालनी है। हालांकि मैं कचरा नहीं कर रहा, उसको बहुत बढ़िया मैटर है सारा का सारा, लेकिन आपको अपने प्रतियोगी परीक्षा के अकॉर्डिंग उसमें से मैटर निकालना बहुत मुश्किल काम है। अब ये बात आती है कि इतनी सारी किताबें, ये तो मैंने तो इतिहास की बताई है, अभी राजनीति विज्ञान अलग हो गया, भूगोल अलग हो गया, काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं। और ऐसे ही 6ठी से 12वीं तक की हर किताब को आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि रिवीजन के समय आप दोबारा किताबें उठाएंगे तो आपको कभी ये सिस्टम समझ में नहीं आएगा। आपको अध्यापक बनना है तो ठीक तरीके से व्यवस्थित तैयारी करो, रीट की भी करो, और आगे आपके सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आएगा ग्रेड 3 के एग्ज़ाम में भी, ग्रेड 2 के एग्ज़ाम में भी, तो आप नोट्स बनाने चालू करो। जैसे मैंने आपको इतिहास का बता दिया, ऐसे ही कोई राजनीति विज्ञान का भी कोई अध्यापक होगा जो ठीक तरीके से जानकारी देता होगा, कोई भूगोल का भी होगा ही, आप जानते होंगे, या आप कहीं कोचिंग वगैरह करते हो तो उनसे पूछो भाई एनसीईआरटी में ठीक से बता दो। एनसीईआरटी ठीक से जो स्कूल में पढ़ाता है उस अध्यापक से बढ़िया कोई नहीं बता सकता। जो पढ़ाता है वो जानता है कि इसके अंदर क्या है। तो ये मैंने इतिहास की बातें आपको बताई। अब भूगोल, राजनीति विज्ञान, अब मैं कहने को मैं राजनीति विज्ञान यूँ तो 10वीं में मैं सामाजिक सारी पढ़ाता हूँ, अर्थव्यवस्था भी पढ़ाता हूँ, राजनीति विज्ञान भी पढ़ाता हूँ, भूगोल भी पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ यूट्यूब पर या मेरी एप्लीकेशन पर पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सारे सब्जेक्ट। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना फोकस सिर्फ इतिहास पर रखूँ। तो ये जो एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स हैं इनके लगभग के मैं इतिहास के नोट्स बना दूंगा, चाहे वो आपके 3rd ग्रेड में भी काम आएंगे। मैं थोड़े से एडवांस लेवल के बना रहा हूँ, लेकिन मैं एक सेक्शन अलग से क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। आप बीच में कई बच्चे आ जाएंगे कमेंट करने के लिए कि गुरुजी कितना पैसा लोगे, आप तो लूट मचा रखी है। मैंने कोई लूट नहीं मचा रखी। 1.5 साल से मैं तो यूट्यूब पे फ्री पढ़ाता आ रहा हूँ। अभी भी एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ाए वो फ्री पढ़ाए थे। एक कोर्स मैंने कोई 200 रुपये का निकाला था 1.5 साल में। और अभी भी आपको लगता है कि भाई बिना पैसे की हर काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको बुरा लगता है, आप मेरा चैनल छोड़ दीजिए। मैं सीधी और स्पष्ट बात कहता हूँ, क्योंकि मेरा घर इस चैनल से नहीं चलता। अभी तक इस चैनल पर जो मैं काम किया है उसमें मेरे घर से पैसे लगे हैं, इस चैनल से कमा के मैंने अपना घर नहीं चलाया है। तो किसी को बात बुरी लगती है तो नीचे सब्सक्राइब जो आपने किया हुआ है वहां पर दोबारा क्लिक करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधी और स्पष्ट बात बोलने वाला व्यक्ति हूं। ये जो इतिहास वाले मैं नोट्स बना रहा हूं 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लेवल तक के बन रहे हैं, लेकिन उसमें मैंने एनसीईआरटी की जो मेन बातें हैं वो अलग मेंशन कर रहा हूं मैं। मतलब एक जैसे ब्लू पेन से मैं एनसीईआरटी की बातें लिख रहा हूँ, रेड पेन से मैं एक्स्ट्रा फैक्ट लिख रहा हूँ, तो वो बातें आपकी अलग से काम आ जाएंगी और वो चाहें तो ऐप पर आपको दिख जाएंगी। अभी मैंने इस महीने के अंत तक मैं वो ले आऊँगा इतिहास से संबंधित बातें, और वो आप अपनी कॉपी में पेन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो उसके बारे में अभी वहाँ पर ऐप पर चाहे मत जाइएगा, उसमें कोई भी मैंने ऐड नहीं किया है। इस महीने के अंत तक मैं ऐड करने की शुरुआत करूँगा। तो ये बात हो गई। तो अभी कहने का मतलब ये है कि अपनी गाइड से ये जो टॉपिक्स आते हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़िए, लेकिन साथ में एनसीईआरटी की किताबों से अपने अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, और वो आपके रीट में भी काम आएंगे, ग्रेड 3 में भी काम आएंगे, और आपके ग्रेड 2 में भी काम आएंगे। और 1st ग्रेड के लिए भी आपको 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी होती हैं। तो भूल जाइए कि आपको किसी ने कहा है कि आप एनसीईआरटी की ओर मत जाइए। एनसीईआरटी की किताबों की ओर आपको जाना पड़ेगा, भले ही इनमें पर्याप्त मैटर नहीं हो फिर भी आपको जाना पड़ेगा। गणित वगैरह में इसमें पर्याप्त मैटर है, लेकिन जैसे एसएसटी में मैंने बताया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा कम मैटर है, तो वो आपको अपनी गाइड वगैरह से निश्चित रूप से देखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेली एनसीईआरटी से ही आपका काम बन जाएगा।
लेकिन एनसीईआरटी को आप अवॉइड न करें, ये मेरी राय है। बाकी आप मेरी राय कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं तो आप पर निर्भर करता है, आप अपने विवेक से निर्णय लें। और आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनसीईआरटी से संबंधित जो इतिहास से संबंधित जो भी पोर्शन होंगे उसके बारे में मैं समय समय पर गाइड करता रहूँगा। कुछ प्रश्न वगैरह भी एप्लीकेशन पर ले आऊँगा थोड़े दिनों में, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा क्योंकि मैं जॉब के साथ काम करता हूँ। तो अभी आप टाइम वेस्ट ज़्यादा न करें और अपना जो कोर्स है वो थोड़ा सा प्लानिंग के तहत आगे बढ़ाएं, ताकि आपका रीट में भी 60% निकल जाए और आपकी ग्रेड 3 की भी अच्छी तैयारी हो जाए। धन्यवाद।